Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम यूनिट नंबर 3 से इशू ऑफ डिवेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं और इसमें ऋणपत्रों का निर्गमन और ऋणपत्रों का शोधन किस प्रकार से होता है और उनके संबंध में कंपनीज एक्ट 2013 में क्या व्यवस्था है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ये हमारा पूरा मटेरियल NCERT बेस्ड है और बहुत ही अपडेटेड है, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए। चलिए हम बहुत जल्दी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो स्क्रीन पर जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कंपनी अंश और ऋणपत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋणपत्रों की राशि का कितने प्रतिशत ऋणपत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। मतलब किसी भी कंपनी को शेयर्स का या डिवेंचर का पेमेंट करने से पहले कितने % अमाउंट को DRR यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो आप याद रखिए DRR अकाउंट क्या होता है। तो DRR अकाउंट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको ऋणपत्र शोधन कोष कहते हैं और डिवेंचर को रिडीम करने के लिए ये फ़ंड बनाया जाता है। तो इस फंड में कितनी रकम सबसे पहले ट्रांसफ़र की जाना चाहिए। तो याद रखिए पहले क्वेश्चन का आंसर 25% हो जाएगा। 25% रकम DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाना चाहिए। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DRR में जो 25% रकम का ट्रांसफ़र होता है, अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, वो किस अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं और इसके संबंध में क्या जनरल एंट्री होती है। तो आप याद रखिए इसके संबंध में जो जनरल एंट्री होगी उसको भी समझ लें। इसके संबंध में जो एंट्री होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री को भी आप ध्यान रखें, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये कितने % रकम से बनाई जाती है। तो ये 25% रकम से बनाई जाती है। जितनी रकम हमें डिवेंचर पर रिडीम करना है उसका 25% अमाउंट लेकर हमें DRR क्रिएट करना पड़ेगा। और इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कहाँ से पैसा लिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट से यानी लाभानी विवरण खाते से पैसा लिया जाएगा और ऋणपत्र शोधन कोष खाते को बनाया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आप याद रखिएगा। अब स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंकिंग फंड लेखा में ट्रांसफ़र होता है। मतलब इंग्लिश में लिखा गया है द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफ़र टू। क्योंकि सिंकिंग फंड अकाउंट जो होता है ये ऋणपत्रों का शोधन करने के लिए, मतलब डिवेंचर को रिडीम करने के लिए बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंकिंग फंड अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट किया जाता है डिवेंचर का रिडीम करने के लिए, मतलब ऋणपत्रों का शोधन करने के लिए। और इस अकाउंट में अगर कोई एक्स्ट्रा रकम आ जाती है, मान लो हमारे पास 5,10,000 रुपये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में हैं और पेमेंट हमको डिवेंचर का 4,50,000 करना है। तो डिवेंचर का पेमेंट करने के बाद, उनको रिडीम करने के बाद कितना एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है। तो इस अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है 60,000। उस 60,000 को कहाँ ले जाया जाएगा। तो उस 60,000 को हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो याद रखिए सिंकिंग फंड अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र होता है सामान्य संचय खाते यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट में। यानी कि द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट आफ्टर दी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऋणपत्रों के शोधन के बाद इसका बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसमें, सामान्य संचय खाते में। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है और इसको भी समझ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफ़र टू। मतलब जब कंपनी अपने ही ऋणपत्रों को खुले बाजार में क्रय कर लेती है, मतलब उन ऋणपत्रों को रद्द कर देती है और उन ऋणपत्रों को खुले बाजार में कम मूल्य पर खरीद लेती है, तो वो उससे होने वाली प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे कंपनी का डिवेंचर जिसकी पार वैल्यू 100 रुपये है, कंपनी ओपन मार्केट में उसको 96 पर यदि परचेस कर लेती है तो कंपनी को कितने रुपए प्रॉफिट होगा, 4 रुपये प्रॉफिट होगा। इसी प्रॉफिट की बात
यहाँ इस क्वेश्चन में की गई है कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज़ ट्रांसफ़र टू, तो ये अमाउंट प्रॉफिट का कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये कंपनी का एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या होगा। 1 लाख रुपए के ऋणपत्रों का निर्गमन 10,000 रुपये के बट्टे पर किया गया, जो कि 4 वर्ष के बाद शोधनीय है। मतलब 1 लाख रुपए के डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पर, यानी कि 10,000 रुपये डिस्काउंट पर इशू किया गया है। तो ये पूछा गया है कि देन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द पीएल अकाउंट इन ईच ईयर, तो हर साल कितने रुपए राइट ऑफ होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ डिस्काउंट देखें कितना है, 10,000 रुपये डिस्काउंट है और 10,000 रुपये डिस्काउंट को कितने साल में एडजस्ट करना है, 4 वर्षों में एडजस्ट करना है। 4 ईयर्स क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, तो 10,000 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है 2500। तो ये 2,500 रुपये कितने ईयर में, हर ईयर अपलिखित करना पड़ेंगे। तो 2,500 रुपये अगर हम 4 वर्षों तक अपलिखित करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो 10,000 पूरे राइट ऑफ हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2500, क्योंकि इस अमाउंट को इन्होंने ईच ईयर बोला है, हर साल कितना होगा, तो पर ईयर 2,500 रुपये इन्हें राइट ऑफ करना होंगे। इस तरह ये 10,000 रुपये के लॉस को पूरा क्या कर सकते हैं, फुल्ली राइट ऑफ कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें क्या दिया गया है, ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि को दर्शाया जाएगा, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज़ शोन। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, देखिए ऋणपत्र डिवेंचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और इनके इशू पर होने वाला लॉस भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होगा तो वो पीएल अकाउंट में तो नहीं आएगा, ना ही पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ना ही पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अब चूंकि ये लॉस है और लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और असेट का बैलेंस भी कहाँ जाता है, असेट का बैलेंस भी डेबिट होता है। तो ये कहाँ जाएगा, पर्टिकुलर आपके चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाएगा। मतलब ये असेट साइड लिखा जाएगा, और असेट में भी किस हेड में आएगा, तो असेट में भी ये मिसलेनियस एक्सपेंस है वाले हेड में आएगा। मतलब विविध व्यय में या मिसलेनियस जो एक्सपेंस होता है उस हेड में लिखा जाएगा। तो आप याद रखिए, हेड और सब हेड भी आपको याद रखना पड़ेंगे कि कौन सी मद है किस हेड के सब हेड में आएगी, और उस सब हेड के अंडर में भी कितनी मदें आएंगी। जैसा कि आपको कंपनी के बैलेंस शीट के एनालिसिस में हमने आपको बताया है, तो ये आपको हमने अपने पेड कोर्स में बताया है, तो वहाँ आपको जाकर ये पर्टिकुलर मत समझ में आएगी कि ये कहाँ लिखी जाती है। देखिए अब क्वेश्चन जो हैं बहुत ऊपर से नहीं आ रहे हैं। अभी पिछले हमने 3-4 पेपर्स का डीपली एनालिसिस किया, जिसमें हमने नेट का पेपर देखा, अभी पेपर जो हुआ वर्ग 1 का, जिसको एमपी टेट के वर्ग 1 में रहा, वहाँ भी पेपर देखा हमने। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फैक्चुअल्स आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं और इंटरनल मैटर को लेकर आ रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी डीपली स्टडी करना होगी, तब जाके आप इस एग्ज़ाम में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया गया है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। जब हम इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को मार्केट में प्रॉफिट पर सेल करते हैं, तो वो प्रॉफिट का ये पूछा गया है कि कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो याद रखिए वो प्रॉफिट आपका सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि सिंकिंग फंड अकाउंट से ही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका आंसर यहाँ राइट सी हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। तो डिवेंचर का रिडम्पशन किससे हो सकता है, तो डिवेंचर का रिडम्पशन प्रॉफिट से भी हो सकता है, कैपिटल को इशू करके भी हो सकता है, और कंपनी के पास जो पहले से रिजर्व एंड प्रोविज़न बनाए गए उनमें से भी हो सकता है। लेकिन उनमें से कुछ लिमिटेड चीज़ों में से होता है, हर किसी प्रोविज़न या रिजर्व में से डिवेंचर को रिडीम नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में भी कंपनीज एक्ट 2013 के 71 में कुछ व्यवस्थाएं
की गई हैं उन 71 को हमने अपने पेड कोर्स में समझाया हुआ है कि किन मदों में से पेमेंट हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा कि इन सब से ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। फिर इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपके पास है, 8वें क्वेश्चन को देख लें कि ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम क्या है। तो ऋणपत्रों के शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम पूछा है, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहा गया है। अब आप समझ लें 100 रुपये का डिवेंचर मान लो हमने इशू किया था, लेकिन अब उसका पेमेंट प्रीमियम पर होना है तो प्रीमियम ऐड होता है तो कितना हो जाएगा 110। 100 रुपये वाले डिवेंचर का पेमेंट 110 रुपये पर होना है, 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करना है। तो बताइए रिडम्पशन का मतलब होता है पे करना या पेमेंट करना, और पेमेंट पर अगर हम किसी से 100 रुपये उधार लें और 110 रुपये पेमेंट करें तो ये पर्टिकुलर क्या होता है, एक लॉस होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये एक लॉस होता है। लेकिन यहाँ आपसे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक आपका पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ आपका आंसर ए हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ बनाकर हम अपने स्टूडेंट को पेड ग्रुप में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर टॉपिक पर इसी तरीके की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं जिनमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और बहुत ही अपडेटेड होते हैं। और उसके बाद उनका क्या किया जाता है, उनका आंसर भी आपको उसी पीडीएफ में दे दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट टॉपिक पढ़ने के बाद कैसे क्वेश्चन जनरेट होंगे उनको भी आसानी से समझ सकें। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशय है। तो प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशय है, तो जब भी प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो फेस वैल्यू से क्या होता है, अधिक पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणपत्रों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करना प्रीमियम पर कहलाता है। 100 वाले डिवेंचर को हमने अगर 110 रुपये पर इशू कर दिया तो जितने रुपये हमने एक्स्ट्रा ले लिए वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन आपको समझाया कि ऋणपत्रों को जब कैंसिल किया जाता है, मतलब ओपन मार्केट में जब हम परचेस कर लेते हैं अपने ही डिवेंचर को, ओपन मार्केट में रेट कम होने पर जब परचेस कर लेते हैं, जैसे 100 वाला डिवेंचर 95 पर हमने परचेस कर लिया, ओपन मार्केट में 5 रुपये हमें प्रॉफिट हो गया, तो इस प्रॉफिट को क्या कहा जाएगा, तो इस प्रॉफिट को कहाँ लिखा जाएगा या कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसा कि अभी प्रीवियसली हमने आपको बताया। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है। तो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ऋणपत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं। तो डिवेंचर कंपनी क्यों इशू करती है, कंपनी को लोन लेना होता है, इसलिए कंपनी डिवेंचर को इशू करती है। और डिवेंचर एक जो है वो लोन को एक्सेप्ट करने का क्या है, एक सर्टिफिकेट है। डिवेंचर इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टेकन लोन, मतलब किसी लोन को एक्सेप्टेंस देने के लिए, किसी लोन का एक्सेप्टेंस रिटर्न में देने के लिए डिवेंचर इशू किया जाता है। और डिवेंचर कंपनी की अंडर द सील इशू किया जाता है, मतलब कंपनी की मोहर के अधीन जारी किया जाता है। तो ऋणपत्रधारी कंपनी के लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया है, और इन लॉन्ग टर्म लोन का एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, पेमेंट होगा। तो जो हमें पेमेंट करना होता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, और क्रेडिटर हमारी क्या है, एक लायबिलिटी है। और वो भी यहाँ डिवेंचर कौन सी लायबिलिटी है, तो डिवेंचर हमारी यहाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो यहाँ आपका आंसर क्रेडिटर हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक से जब हम कोई लोन लेते हैं और डिवेंचर को यदि हम मॉर्टगेज कराते हैं, अगर हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है। तो आप याद रखिए ये पूरी एंट्री भी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा अकाउंट यहाँ डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। तो जब हम डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास गिरवी रख देते हैं तो एंट्री क्या होती है, तो एंट्री हो जाती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा,
टू डिवेंचर्स अकाउंट हो जाता है। तो ये जनरल एंट्री होती है, इसको आप याद रखिए, जैसा कि हमने अपने पेड कोर्स में इसको बहुत डीपली बताया भी है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट ये एंट्री होती है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। और यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा अकाउंट यहाँ डेबिट होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, ये पूछा गया है कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होता है। तो अभी हमने बताया ऋणपत्र संदिग्ध खाता डेबिट होगा। हिंदी में इसको ऋणपत्र संदिग्ध खाता या ऋणपत्र उचंत खाता कहते हैं। और इंग्लिश में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन पर्टिकुलर देख लेते हैं क्या दिया है। ऋणपत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। तो ऋणपत्र याद रखिए, शेयर का इशू तो होता है, किस पर हो सकता है? शेयर का इशू प्रीमियम पर हो सकता है, शेयर का इशू एट पार हो सकता है, लेकिन बट्टे पर नहीं हो सकता। ये शेयर के बारे में शर्त है। लेकिन अभी तो ये डिवेंचर कहा गया है। तो डिवेंचर को हम फेस वैल्यू यानी 100 रुपये वाला डिवेंचर 100 पर, 100 वाला डिवेंचर 10 रुपये पर, और 100 रुपये वाला डिवेंचर 90 रुपये पर यानी 10 रुपये बट्टे पर, और 100 रुपये वाले डिवेंचर को 110 यानी कि प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है। तो डिवेंचर को तीनों प्रकार से इशू किया जा सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। मतलब उपरोक्त सभी जो हैं वो आपके आंसर्स यहाँ हो जाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं पर्टिकुलर आगे क्वेश्चन अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विनियोग के नकदीकरण के बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का शेष कहाँ जाता है। ये इंग्लिश में हमने आपको भी बताया था कि जब भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता है तो वो सिंकिंग फंड से होता है, इसलिए उसका बैलेंस सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगले क्वेश्चंस और क्या दिए गए हैं। तो देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर छूट है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या है? तो डिस्काउंट, अगर ऋणपत्रों के निर्गमन पर कोई छूट दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो हमारी फिक्टिटस असेट होती है या फिक्टिटियस असेट होती है, जिसको हम अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। तो ऋणपत्रों के इशू होने पर दिया जाने वाला डिस्काउंट क्या कहलाता है? एक फिक्टिटस असेट है, क्योंकि इससे कोई मूल्य तो वसूल नहीं हो सकता। अवास्तविक संपत्ति क्या होती है, चालू संपत्ति क्या होती है और स्थायी संपत्ति क्या होती है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब ऋणपत्र भुगतान कोष में प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाने वाली राशि डेबिट की जाती है। देखिए, हमने जनरल एंट्री में भी आपको बताया था कि कौन सी रकम को यहाँ डेबिट किया जाता है। तो याद रखिए कि जो आपका डिवेंचर रिडेम्पशन फंड बनाया जाता है, यानी जिसको DRR या DRF कहते हैं, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो बनाया जाता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट कहाँ से लिया जाता है? तो वो आपके किस अकाउंट से लिया जाता है? तो वो आपके PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिया जाता है। तो याद रखिए इसकी एंट्री क्या होगी, एक बार हम फिर से बता देते हैं। इसमें एंट्री हो जाती है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और DRR अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रखिए कि इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? इसमें आपका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है और DRR अकाउंट क्रेडिट होता है, ये भी याद रखें। तो फिलहाल 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अब 9th क्वेश्चन आप देख लें, ऋणपत्रों पर ऋणपत्रधारियों को प्रतिवर्ष क्या मिलता है? तो याद रखिए ऋणपत्रों पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। ये प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, इनका रेट तो पर एनम होता है, लेकिन पर एनम इंटरेस्ट नहीं मिलता, 6 मंथली इंटरेस्ट मिलता है। रेट तो पर एनम होता है, ये कन्फर्म है, लेकिन 6 मंथली मिलता है। एक बार ये 30 सितंबर में मिलता है, और दूसरे बार इंटरेस्ट जो मिलता है वो 31 मार्च में मिलता है। मतलब 2 छमाही में 2 हाफ ईयरली जो आपके फाइनेंशियल ईयर के होते हैं। फाइनेंशियल ईयर का पहला हाफ ईयर क्या होता है? 30 सितंबर, और फाइनेंशियल ईयर का एट द एंड यानी दूसरा जो 6 मंथली होता है वो क्या होता है? 31 मार्च। इन 2 डेट पर एक साल में 2 बार डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है एक
एक साल में कितने बार डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 बार मिलता है। किस बेसिस पर मिलता है, 6 मंथली या हाफ ईयरली बेसिस पर मिलता है। लेकिन डिवेंचर पर जो रेट दिया होता है, जैसे लिखा होता है 6% डिवेंचर या 9% डिवेंचर, तो ये डिवेंचर जो होता है आपका वो क्या होता है, ये ईयरली रेट होता है। लेकिन डिवेंचर पर इंटरेस्ट जो मिलता है वो हाफ ईयरली बेसिस पर मिलता है। इसको आप याद रखें। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋणपत्रों को कहाँ दर्शाया जाता है। तो ऋणपत्र कंपनी की एक लायबिलिटी है और इसको लायबिलिटी में दर्शाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये लायबिलिटी में कहाँ आता है, तो लायबिलिटी में ये नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा। इसको आप याद रखिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। First is non-current liability, which is long-term liability, and second is current liability, which is short-term liability। तो एक आपकी short-term liability होती है जिसको हम चालू दायित्व कहते हैं, और एक long-term liability होती है दीर्घकालीन दायित्व जिसको हम non-current liability कहते हैं। तो याद रखिए, इसको liability साइड में तो लिखा जाता है, लेकिन किस हेड में लिखा जाता है, तो उस हेड का नाम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम कहते हैं। तो डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और नॉन करेंट लाइबिलिटी है। नॉन करेंट लाइबिलिटी वो होती है जिसका पेमेंट 12th मंथ से क्या हो जाए, जिसका पेमेंट 12 मंथ्स के बाद किया जाए, मतलब 1 साल से ज़्यादा की जब कोई लोन होता है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाता है। अब इसके बाद हम 5 और इम्पॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमारे 2 ग्रुप की, जो एक व्हाट्सएप पर बनाया गया है और एक ग्रुप हमारा टेलीग्राम पर है। आप उनको भी ज्वाइन कर लें ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन है। ऋणपत्र शोधन प्रीमियम क्या है। तो ऋणपत्रों पर जो प्रीमियम दिया जाता है, जैसा हमने बताया, 100 रुपये का ऋणपत्र है, डिवेंचर है, और उसको यदि हम 110 रुपये पर पेमेंट कर रहे हैं तो 10 रुपये प्रीमियम है। तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो पे करना भी हमारी लाइबिलिटी है। तो आपका आंसर यहाँ लाइबिलिटी हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन समझ लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऋणपत्र शोधन प्रीमियम का मतलब होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज़, तो प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज़ लाइबिलिटी। तो आपका आंसर यहाँ लाइबिलिटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब 4 लाख रुपए की 4,50,000 की असेट हम खरीद रहे हैं। 4,50,000 की हमने क्या ली, असेट ली, और बदले में हम कितने डिवेंचर दे रहे हैं, 4,25,000 के। तो याद रखिए 4,50,000 की क्या हैं, ये मान लेते हैं कि नेट असेट्स हैं, और पीसी आपको दिया है कितना, परचेस कंसिडरेशन 4,50,000। तो पूछा गया है कि ये बाकी का बचा 25,000 क्या होगा। तो इस बाकी के 25,000 को हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिज़र्व कहेंगे। अब कैपिटल रिज़र्व कब जनरेट होता है, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब आपका नेट असेट्स जो होती हैं वो नेट असेट्स किससे ज़्यादा हो जाएं, पीसी से ज़्यादा हो जाएं, तो कैपिटल रिज़र्व होता है। और अगर इसका उल्टा कर दो, पीसी अगर नेट असेट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर डिफरेंस क्या होता है, तो फिर आपका डिफरेंस क्या होता है, गुडविल कहलाता है। तो इसको आप याद रखें कि कैपिटल रिज़र्व कब आता है, जब नेट असेट्स ज़्यादा और पीसी कम हो। और इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं 4,50,000 की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन पेमेंट कम का कर रहे हैं 4,25 का। तो जब पेमेंट कम हो तो कैपिटल रिज़र्व होता है, और पेमेंट ज़्यादा हो तो गुडविल होती है। तो फिलहाल आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पूंजी संचय कैपिटल रिज़र्व आ जाएगा। अब लिखा है ऋणपत्र निर्गमन हानि खाता है, यानी ऋणपत्रों के निर्गमन पर जो हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एक असेट कहते हैं। और कौन सी असेट कहते हैं, फिक्टिटस असेट कहते हैं। याद रखिए, अब हानि क्या होती है इसको आप डिटेल में समझ लें। हानि का मतलब होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब हम डिवेंचर को क्या करते हैं, इशू करते हैं, यानी ऋणपत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा क्या होता है, एक हानि होती है। और इस हानि को फिक्टिटस असेट कहा जाता है, मतलब अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। तो ये एक संपत्ति कहलाएगी, जैसा अभी हमने आपको बताया भी था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। 1,000 रुपये का डिवेंचर अगर 980 रुपये में ख़रीदा, देखिए ध्यान दीजिए, कंपनी ने
ख़रीदा है? किसने ख़रीदा है? कंपनी ने। तो कंपनी अपने डिवेंचर को तो इशू करती है, लेकिन ख़रीदती कब है? तो जब उनके शोधन की बात होती है, जब उनके रिडम्पशन की बात होती है, तो कंपनी 1000 रुपये का डिवेंचर ओपन मार्केट में 980 में ख़रीद लेती है। तो इस 20 रुपये को क्या माना जाएगा? तो इस 20 रुपये को क्या माना जाएगा? तो इस 20 रुपये को आपको ऋणपत्रों के शोधन पर क्या माना जाएगा? लाभ माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि 1000 रुपये का डिवेंचर है, 980 में कंपनी ने ख़रीद लिया, मतलब कंपनी 980 ही पेमेंट करे, तो 20 रुपये कंपनी की बचत हो गई। और इस बचत को हम क्या कहेंगे? तो इस पर्टिकुलर बचत को क्या बोला जाएगा? ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ कहा जाएगा। तो याद रखिए, कम में इशू करना एक लॉस है, लेकिन कम पर रिडम्पशन करना एक क्या है? प्रॉफिट है। जब हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन जब हम इशू करते हैं और इशू कम पर करते हैं डिस्काउंट पर, तो वही हमारा लॉस हो जाता है, लेकिन रिडम्पशन पर वही हमारा प्रॉफिट बन जाता है। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट आप देख लें, आखिरी MCQ यहाँ क्या क्या दिया गया है कि अग्रिम याचना खाते को दिखाया जाता है। तो आप समझ लें कि अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दिखाया जाता है। तो कहाँ दिखाया जाता है? तो अग्रिम याचना खाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस को कहाँ लिखा जाता है? कॉल्स इन एडवांस को लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है। तो चिट्ठी के कहाँ लिखते हैं? दायित्व पक्ष में लिखते हैं। और कॉल्स इन एडवांस को किस हेड में दिखाया जाता है, ये पूछा जाए तो शेयर कैपिटल वाले हेड में दिखाया जाता है। याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं कि किस हेड में किसको लिखा जाता है, और कौन सा आपका हेड है और कौन सा आपका सब हेड है, इनसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे टॉपिक को बहुत बारीकियों के साथ हमने अपने पेड कोर्स में कवर कराया है। अगर आप अपने नॉलेज को और अपडेट करना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना होगा, ताकि और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ऊपर पढ़ लेने से, थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेने से काम नहीं चलेगा। अब एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी डीपली जाकर पूछा जा रहा है, और उसमें जो भी फैक्ट आ रहे हैं वो इंटरनल फैक्ट आ रहे हैं, और इंटरनल फैक्ट को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर स्टडी टू द पॉइंट अप्रोच से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे बैच 2 में एडमिशन ले सकते हैं, जहां अभी हमारी पहली यूनिट ही चल रही है। वहां से भी आपका पूरा सिलेबस जो है वो आपका एट द एंड ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं और अगर आप इच्छा रखते हैं कि हमारे पेड ग्रुप से जुड़ें, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं, और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।